135 एंड 225। इसका एचसीएफ हमें फाइंड करना है। यूज क्या करना है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो इसमें मैंने आपको बताया था ये जो लेमा है वो क्या है, एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है और इस वेल डिफाइंड स्टेटमेंट को हम अगेन एंड अगेन यूज करेंगे अंटिल वी गेट रिमाइंडर एट 0। जब तक कि हम रिमाइंडर 0 नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक हम इसमें ईडीएल का यूज करते रहेंगे। बस अंतर ये होगा, समझना ये है कि हर बार हमारा डिवाइजर, डिविडेंड और रिमाइंडर चेंज होते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए इधर इन दोनों में क्या आप देख पा रहे हैं कि 225 इज ग्रेटर देन 135। सो बाय यूजिंग ईडीएल टू, किसमें ईडीएल यूज करेंगे? 135 एंड 225। 135 और 225 में ईडीएल यूज करेंगे। तो देखिए ईडीएल यूज करने के लिए क्या करते हैं हम? 225 को डिवाइड करते हैं 135 से। 135 1 जा 135, 5 में 5 0, 12 में 3 9 और ये 1 में 1 0। तो आप क्या देख रहे हैं? क्वोशेंट आ गया 1, रिमाइंडर आया 90 और डिवाइजर हमारा 135 है, डिविडेंड कितना है? 225। तो इसे जब ईडीएल से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 225 डिविडेंड है, ये इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है? 135 इंटू क्वोशेंट कितना आया है? 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है? 90। ये जो ईडीएल यहाँ पे हमने यूज किया है तो इसे अब सेकंड टाइम आप क्या देख रहे हैं? यहाँ जो रिमाइंडर हमें मिला है वो 90 है, 0 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम एक बार फिर से ईडीएल का यूज करेंगे। यदि यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 आया था तो उस स्थिति में इस स्टेप में जो डिवाइजर है 135 वही जो है इन दोनों का एचसीएफ होता, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 90 है, नॉट इक्वल टू 0, सिंस r डज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। सो अगेन यूजिंग ईडीएल, पर अब इस बार ईडीएल किस में यूज करेंगे? ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके डिवाइजर और रिमाइंडर में, इसका डिवाइजर इस स्टेट में क्या था? 135 और रिमाइंडर क्या था? 90। तो 135 और 90 में फिर से क्या लगा दिए हैं? ईडीएल। तो क्या होगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 135 is greater than 90, so you will divide 135 by 90। 135 को आप 90 से डिवाइड करेंगे, 90 1 जा 90, 5 में 0, 5, 13 में 9, 4 0। तो क्या आ गया इसमें? क्वोशेंट 1 आ गया, रिमाइंडर 45 आ गया। तो आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 135 इक्वल टू 90 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स क्वोशेंट आया है आपका, प्लस रिमाइंडर क्या आ गया? 45। आप देख रहे हैं कि अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो क्या करेंगे? फिर से हमें ईडीएल यूज करना पड़ेगा, सिंस r डज नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन यूजिंग ईडीएल टू, इस बार ईडीएल यूज करेंगे जो इसके ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है
इसमें, उसको दीजिए इसमें। तो सो अगेन यूजिंग ईडीएल टू, इस बार ईडीएल जो है यहाँ पे हमारा डिवाइजर 90 है और रिमाइंडर 45 है, तो इस बार ईडीएल यूज होगा 90 एंड 45 में। तो जब 90 और 45 में ईडीएल यूज करेंगे तो आप 90 जो है 45 से ग्रेटर है, वही फिर से हम क्या करेंगे 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, 45 टू जा 90, तो इस बार क्वोशेंट आया 2, रिमाइंडर आया 0। तो आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 डिवाइजर है, क्वोशेंट आया है 2 प्लस रिमाइंडर आ गया 0 आपका। तो सिंस r इक्वल टू 0, तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वही गिवन नंबर्स का एचसीएफ कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इस स्टेप में डिवाइजर क्या है 45, सो द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। तो सिंस r इक्वल टू 0, सो एचसीएफ आप ना लिख करके यहाँ इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं 135 एंड 225 इक्वल टू 45, ये आपका आंसर है। अच्छा, यहीं पे मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि जो लेमा और एल्गोरिथम की बात कर रहे थे आपके सामने, ये वर्ड आया है लेमा और एल्गोरिथम। ये सिंगल स्टेप जो लिखा हुआ है, यह सिंगल स्टेप, फिर ये सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप, ये सारे जो सिंगल स्टेप यदि अकेले लिखे हुए हैं तो ईडीएल है, पर ये कलेक्टिवली जो इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज किए गए हैं, ये चारों स्टेप मिल करके इसका सलूशन दिए हैं। इसीलिए क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है, डिवीजन एल्गोरिथम लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिवीजन लेमा का ही, डिवीजन लेमा एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है, एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, और उस वेल डिफाइंड स्टेटमेंट को हम अगेन एंड अगेन यूज करके दिए हुए नंबर्स का एचसीएफ फाइंड किए हैं। इसलिए अगेन एंड अगेन जो यूज हुआ है, कई स्टेप्स यूज हुए हैं, तो उनके कलेक्शन को हमने एल्गोरिथम बोला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एल्गोरिथम समझ में आया ना, कि यदि ए और बी कोई दो नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ फाइंड करना है डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा, तो सबसे पहले हम ए और बी में ईडीएल यूज करेंगे। ईडीएल यूज करने से हमें क्या मिलेगा, उसमें से क्वोशेंट और रिमाइंडर मिलेंगे, और यदि r इक्वल टू 0 नहीं है तो अगेन हम ईडीएल यूज करेंगे। जो ऊपर स्टेटमेंट हमारा रहेगा, जो q और r जो मिलेंगे उसमें अगेन ईडीएल यूज करेंगे, और इस तरह से ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाता है उस स्टेप में जो हमारा डिवाइजर है वही गिवन नंबर का एचसीएफ होगा। तो अब मुझे ये विश्वास है कि आप इसका सेकंड नंबर सेल्फ सॉल्व करेंगे। फाइंड एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 मीन्स 38,220, इसे आप सेल्फ करेंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट पीरियड में मैं इसको देखूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप अपनी बात रखेंगे कि ये समझ में नहीं आया तो उसे दोबारा देखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने अब मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे, आप देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें, सो दैट, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट
any positive odd integer, any positive odd integers, so that any positive odd integer is of the form is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer, where q is some integers. ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे शो करना है। इसमें भी हम ईडीएल का यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो देखिए, फर्स्ट डे मैंने बताया था, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो देखें, यहाँ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, आप ऑड इंटीजर्स तो जानते हैं। ऑड इंटीजर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब के सब क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। आप इनको देखें कि क्या इन्हें हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, जैसे 1 है आपका, 1 कैन बी रिटेन एज, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 0 प्लस 1, जहाँ पे ये 0 क्या है? कोई इंटीजर है, लिखा है क्यू इज सम इंटीजर, तो 0 भी एक इंटीजर है, तो ये 6q प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। 3 को लिखना है, तो 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 0 प्लस 3, यहाँ पे 0 q की तरह यूज हो रहा है, q एक इंटीजर है, तो ये भी 6q प्लस 3 के रूप में हो गया। 5 को लिखना है, तो 5 को आप लिखेंगे 6 इंटू 0 प्लस 5। 7 को लिखना है, तो 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 1 जा 6 प्लस 1, ईडीएल से इस प्रकार आप लिख पाएंगे। 9 को लिखना है, तो 6 इंटू 1 प्लस 3। 10 को लिखना है, तो 6 इंटू 1 प्लस 4। 11 को लिखना है, सॉरी 10 को नहीं लिखना है, 11 को लिखना है, तो 6 इंटू 1 प्लस 5। 13 को लिखना है, तो 6 इंटू 2 प्लस 1। तो आप देख रहे हैं ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, फिर 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 1। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वह हमेशा 6q और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में ही होता है। ये तो आप प्रैक्टिकली देख लिए। अब इसे प्रूव करना है कि ये कैसे होता है, इसे देखिए। तो सबसे पहले एक कोई आपका ऑड इंटीजर होगा, एक कोई क्या होगा? ऑड इंटीजर होगा, और उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? उसे हम 6q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो 6q प्लस 1 ये ऑड है, और उसे 6q प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो BQ होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R, यदि हम इसमें EDL यूज करें तो क्या देख रहे हैं कि A एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और B इक्वल टू 6 है। जब B इक्वल टू 6 है, तो उस स्थिति में जो पॉसिबल रिमाइंडर होंगे हमारे, वो क्या होंगे? इनको थोड़ा सा लिखते चलते हैं, देखते हैं। हमेशा जब भी आप इस फॉर्म वाले क्वेश्चंस प्रूव करेंगे, तो देखेंगे ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, जब भी कभी हम इसे प्रूव करेंगे
तो ये अनिवार्यतः देखेंगे कि ए हमारा कोई और इंटीजर होगा और उसको हम इस फॉर्मेट में लिख करके यहाँ पे ईडीएल से कंपेयर करके बी की वैल्यू लेट करेंगे। जैसे ये 6q प्लस 1 है, इसका मतलब बी हमारा क्या है 6, और जब बी 6 हो गया है तो उस स्थिति में फिर हम क्या करेंगे, चलिए लिखते हैं इसको, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे शो करते हैं। तो क्या करेंगे, लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव let a be any odd positive integer and b equal to क्या लेंगे हम, a equal to b q plus r से b equal to b q plus r, तो b क्या हो जाएगा 6 and b equal to 6, then by EDL, तो EDL से क्या होगा, a इक्वल टू 6q प्लस r, r की जो वैल्यू होगी तो 0 इज लेस देन r इक्वल टू r इज लेस देन, और q क्या है, फॉर सम इंटीजर q कोई इंटीजर है। यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं, ये जो b हमने लिखा है ये हमारा डिवाइजर है, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 6 है, तो 0 इज लेस देन r इक्वल टू r इज लेस देन 6, इसका मतलब सो पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन कौन से पॉसिबल रिमाइंडर होंगे, रिमाइंडर हमारा 0 से बड़ा या उसके बराबर, मतलब 0 तो होगा, ठीक, कामा, फिर लेस देन 6 मतलब b से छोटा, तो लेस देन 6 में 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे रिमाइंडर्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया ना। अब क्या करते हैं कि इफ वी टेक r इक्वल टू 0, देन उस स्थिति में a इक्वल टू ये जो 6q प्लस r है, यहाँ पे यदि r के प्लेस पे 0 रख देंगे तो a इक्वल टू 6q हो जाएगा, a इक्वल टू 6q, तो a इक्वल टू क्या हो गया 6q, और आप देख रहे हैं कि q कोई इंटीजर है, इंटीजर का मतलब कोई भी यहाँ पे इंटीजर हो सकता है, तो जो ये 6q है मतलब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 into 3q, इसका मतलब ये है कि ये 6q 2 का मल्टीपल है, सो इट इज इवन नंबर। ये कैसा होगा, कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल्स होता है वो क्या होता है, इवन नंबर, तो इसलिए ये 6q हमारा क्या हो गया, इवन हो गया, इसलिए a भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगेन इफ वी टेक r इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू आपका होगा 6q प्लस 1। आपको ये बता दें, जब भी किसी, जो कि 6q हमारा एक इवन है, जब भी किसी इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो ऑड मिलता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात ना। जैसे आपका 4 एक नंबर है जो क्या है, इवन है, और जैसे ही 4 में 1 ऐड करते हैं तो 5 प्राप्त होता है, 5 क्या होता है, ऑड होता है। तो किसी भी इवन में, एनी इवन नंबर में यदि हम 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट जो उसका रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या हो जाता है, ऑड। सेम वे इसी प्रकार यदि किसी ऑड में 1 ऐड करते हैं तो इवन मिलता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड। अगेन इफ वी टेक
r इक्वल टू 2, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। अब आप फिर से देख रहे हैं यदि 6q प्लस 1 ऑड है तो उसमें 1 फिर से ऐड कर दिया गया तो वो क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। ठीक, r इक्वल टू 3 ले लिए, देन a इक्वल टू 6q प्लस 3 और ये अब क्या हो जाएगा r। ये तो बात समझ में आ रही होगी आपको ना, ऊपर इवन है उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो इस तरह से इफ वी टेक r इक्वल टू 4 देन a इक्वल टू 6q प्लस 4 और ये हमारा क्या होगा इवन होगा। और आगे चलेंगे इसी तरह इफ वी टेक r इक्वल टू 5 देन उस स्थिति में a इक्वल टू 6q प्लस 5 और ये क्या होगा आपका r होगा। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, ध्यान रहे स्टूडेंट्स। कभी हम क्या कर सकते हैं कि यदि इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो इवन इंटीजर होगा वो 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 होगा, वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो यदि इवन का देता है तो आप इवन वाला पोर्शन लिखेंगे और यदि ऑड में देता है तो आप ऑड में लिखेंगे। हेंस क्या आप देख पा रहे हैं लास्ट में hence any odd positive integers is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 henceforth। इसको आप यहाँ पे 10 लिखें लास्ट में, henceforth। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 लेकर के आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक आप इनको देखें, समझें और इनमें किसी भी प्रकार की यदि आपको कमी दिख रही है या समझने में कमी रह गई हो, समझाने में कमी रह गई हो तो इसे आप कमेंट्स करके मुझे बतलाएंगे। नेक्स्ट वीडियोज में आपका समाधान होगा और बेहतर सलूशन आपको दिया जाएगा। एक बार पुनः सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।